हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की पढ़ाई जो है वो भी अच्छी चल रही होगी। ठीक है जी, चलो अब हम लोग ने क्या किया था सर, हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग आरटीपी नवंबर 2020 की जो आई है इंस्टीट्यूट की तरफ से, उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, दैट वाज ऑन मटेरियल कॉस्टिंग। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 लेबर कॉस्टिंग, और हमारी पैरेलल जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आरटीपी भी स्टार्ट हो चुकी है। उसका भी हम लोगों ने पहला क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस के ऊपर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो वो भी जाकर देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, राइट सर। और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो, सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे जल्दी से जल्दी। ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज और कहना चाहूंगा, मैंने एफएम की जो आरटीपी थी उसमें भी कही थी कि मेरे पास अभी भी कुछ बच्चों का आ रहा है सर, कॉस्टिंग एफएम में अभी हमारा जो ग्रिप है, जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं बन पा रहा, और कि हमें किस तरह से क्वेश्चंस करने चाहिए। जो 15 डे चैलेंज हमने किया उसमें भी मैंने देखा बच्चों ने बहुत बेसिक गलतियां कर रखी हैं सिंपल क्वेश्चंस में। तो मेरा यही कहना है कि सबसे पहले तो अब जितना टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टडी मटेरियल के ऊपर सबसे पहला फोकस रखना चाहिए, आईसीआई का जो स्टडी मटेरियल है, प्लस दूसरी चीज लास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स के आरटीपी एंड एमटीपी, इतना भी कर लोगे तो आपका काफी हद तक पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, राइट। तो अगर स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस करने हैं तो कॉस्टिंग और एफएम दोनों का कोर्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। वो आप लोग हमारी वेबसाइट से चेक कर सकते हो, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेबसाइट का सर, www.kscteaching.org। उसमें अराउंड 40 आवर्स में पूरा के पूरा कॉस्टिंग एफएम के क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन इन डिटेल, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने वहां पे डिस्कस कर रखा है। चलो सर, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आरटीपी नवंबर 20 का कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज ऑन लेबर कॉस्टिंग। लो सर, लेबर कॉस्टिंग का क्वेश्चन क्या है? दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुली फ्रेम्ड क्वेश्चन ऑन लेबर कॉस्टिंग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन डाला इंस्टीट्यूट ने। देखते हैं सर बढ़िया किस तरह से है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स स्ट्रांग नहीं है लेबर कॉस्टिंग के, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इज नॉट गोइंग टू बी इजी, राइट। उन्होंने जिस तरह से लैंग्वेज लिखी है इस क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने लैंग्वेज लिखी है। इंटरप्रिटेशन करना इस क्वेश्चन की वन गो में इतना आसान नहीं है, ठीक। इसलिए मैंने कहा कि प्रैक्टिस जरूरी है। अगर इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी अच्छे से कर रखा है तब भी कुछ हद तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कर पाओगे, राइट। चलो सर स्टार्ट करते हैं हम लोग। GZ Limited pays the following to a skilled worker engaged in the production works. The following are the employee benefits paid to the employee. Basic salary per day is 1000. DNS allowances 20% of the basic salary. इसका मतलब है 20% of 1000, ठीक है जी। उसके बाद उसने दे दिया हाउस रेंट अलाउंस इज 16% ऑफ द बेसिक सैलरी। मतलब क्या सर? 16% ऑफ 1000। बहुत बढ़िया सर। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज ₹50 पर डे ऑफ एक्चुअल वर्क। कहता जितने दिन एक्चुअल में काम किया मल्टीप्लाइड बाय ₹50 पर डे, आपको एक दिन का दे रखा है। बहुत बढ़िया सर, ठीक है। आगे वो कहता है सर ओवर टाइम देना है। ओवर टाइम के लिए उसने कहा ट्वाइस द आर्ली रेट। अब सबसे पहले बात ये आती है आर्ली रेट क्या है। उसने साथ ही डिफाइन किया सर आर्ली रेट का मतलब क्या है। क्या आपके पास आर्ली रेट दे रखा है? नहीं सर, आपके पास क्या दे रखा है? पर डे का रेट दे रखा है। तो आर्ली रेट कैसे निकलेगा? कंसीडर्स बेसिक एंड डीए। सबसे बड़ी बात, अगर मैं आर्ली रेट की बात करूं, अगर हम लोग जनरली बात करें आर्ली रेट की, तो मैं कहूंगा कि मुझे पर डे का रेट दे रखा है। मैं लिख देता हूं इसको पर डे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे, नंबर ऑफ इफेक्टिव आवर्स इन अ डे। मैं इसी तरह से करूंगा, ठीक है। अब पर डे में क्या कुछ इंक्लूड करना उसने वो भी दे दिया। कहता सर पर डे में आपने बेसिक प्लस डीए लेना है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। कहता जो अमाउंट लेनी है दैट इज बेसिक प्लस डीए। ओनली इफ वर्क्स मोर देन 9 hours a day, otherwise no overtime allowance. If works for more than 9 hours a day, then the overtime is considered after the 8th hour.
ध्यान से समझना कहना क्या चाह रहा है। वो कह रहा है कि सर अगर एक इंसान 9 घंटे से ज्यादा काम करता है एक दिन में तभी ओवर टाइम देंगे, पहली चीज। दूसरी चीज वो कहता है कि अगर 9 घंटे से ज्यादा काम करता है तो ओवर टाइम हम जो है वो 8th आवर से कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या समझना ध्यान से इसको। एक आदमी ने 10 घंटे काम किया, ठीक है, 10 आवर्स काम किया, तो इसका मतलब है एलिजिबल फॉर ओवर टाइम, ही इज एलिजिबल फॉर ओवर टाइम। बिल्कुल सर, क्योंकि उसने 9 घंटे से ज्यादा काम किया, ठीक है। लेकिन ओवर टाइम कितने घंटे का होगा? ओवर टाइम आवर्स, ओवर टाइम आवर्स हो गए इसके 10 आवर्स उसने काम किया माइनस 8 आवर्स, क्योंकि उसने कहा 8वें घंटे से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। एलिजिबिलिटी 9 घंटे के हिसाब से, लेकिन जो ओवर टाइम आवर्स कैलकुलेट करने हैं वो 8th आवर से स्टार्ट होंगे, दैट इज 2 आवर्स। तो ओवर टाइम आवर्स कितने होंगे इसके? 2 आवर्स। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? चलो सर आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया ना इतना पार्ट। आगे उसने कहा वर्क ऑफ हॉलीडे एंड संडे। वो कहता है कि अगर किसी छुट्टी के दिन काम करते हैं या फिर किसी संडे को काम करते हैं तब क्या करेंगे? डबल ऑफ पर डे बेसिक रेट। बेसिक रेट कितना है? 1000, राइट। आर्ली रेट नहीं कहा, उसने कहा पर डे बेसिक रेट। पर डे बेसिक रेट कितना है? 1000 रुपीज। प्रोवाइडेड वर्क्स फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स। कहता तभी देंगे, डबल देंगे। मतलब क्या? 1000 की बजाय 2000 रुपए देंगे, लेकिन वो तभी देंगे अगर वो 4 घंटे काम करेगा, कम से कम 4 घंटे काम करेगा, ठीक है। द हॉलीडे एंड संडे बेसिक इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। इसका मतलब क्या है कि सर सारे अलाउंसेस और स्टैट्यूटरी डिडक्शंस करने से पहले आपको ये ऐड करना है अगर वो किसी हॉलीडे या संडे पे काम करता है वर्कर, ठीक है। मतलब जो बेसिक पे है उसमें ये ऐड करेंगे, उसके बाद हम लोग अलाउंसेस देंगे या कोई डिडक्शंस करेंगे। समझ में आया? उसके बाद अर्नड लीव एंड कैजुअल लीव कितनी है? दीज आर पेड लीव। कहता है अगर कोई अर्नड लीव या कैजुअल लीव लेता है तो उसके लिए हम लोग उसे सैलरी पे करते हैं। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड इज 12% ऑफ बेसिक एंड डीए। Employer's contribution to pension fund is 7% of basic and DA, right? The company normally works 8 hours a day and 26 days in a month. कहता नॉर्मली 8 घंटे काम होता है और 26 डेज एक महीने में हम लोग काम करते हैं। द कंपनी प्रोवाइड्स 30 मिनट्स लंच ब्रेक इन बिटवीन। तो मुझे ये बता सकते हो कि इस कंपनी के अगर मुझे इफेक्टिव आवर्स निकालने हो, इफेक्टिव आवर्स का मतलब है कितने घंटे इफेक्टिवली काम हो रहा है। एक दिन में 8 घंटे, 8 आवर्स माइनस आधे घंटे की लंच ब्रेक मिलती है, क्या उसमें काम करोगे? नहीं सर, उसमें आराम करेंगे। तो इफेक्टिव आवर्स कितने हुए? माइनस 0.5 आवर्स। तो इफेक्टिव आवर्स हुए सर 7.5 आवर्स। क्लियर है इतना पार्ट? चलो आगे उसने क्या कहा? आगे कहता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अगस्त 2020 मिस्टर जेड वर्क्स फॉर 23 डेज इंक्लूडिंग 15th ऑफ अगस्त एंड अ संडे। कहता उसने टोटल 23 डेज काम किया, उसमें से 2 दिन तो थे जो छुट्टी वाले दिन थे, हॉलीडे एंड संडे था, ठीक है सर। एंड अप्लाइड फॉर 3 डेज ऑफ कैजुअल लीव। कहता 3 दिन की उसने कैजुअल लीव ली जिसकी उसे सैलरी मिलनी है, क्योंकि ऊपर हमने कहा था कि कैजुअल लीव्स आर पेड लीव्स, उसके लिए सैलरी मिलेगी। बहुत बढ़िया। On 15th of August and Sunday, he worked for 5 and 6 hours respectively without a lunch break. कहता लंच ब्रेक नहीं ली उसने, आधे घंटे की कोई लंच ब्रेक नहीं ली। एक दिन 5 घंटे, एक दिन 6 घंटे काम किया। अब देखो यहां पर कंडीशन क्या थी? उसने कहा था हम डबल रेट तभी देंगे अगर वो कम से कम 4 घंटे काम करे। उसने कितने घंटे काम किया? उसने 5 और 6 घंटे काम किया। बहुत बढ़िया सर। इसका मतलब है कि इसको डबल रेट मिलेगा, ठीक है ना। उसको 1000 रुपए की बजाय 2000 रुपए की बेसिक वेजेस मिलेगी। और दिस इज टू बी कंसिडर्ड फॉर ऑल द अलाउंसेस। बहुत बढ़िया। ऑन 5th and 13th of August he worked for 10 and 9 hours respectively. कहता 5th अगस्त को 13th अगस्त को छुट्टी थी? नहीं सर, छुट्टी तो थी नहीं। He worked for 10 and 9 hours मतलब 8 घंटे से ऊपर काम किया उसने।
ठीक है ना, नॉर्मली 8 घंटे करता था, 2 दिन उसने एक्स्ट्रा काम किया. During the month, Mr. Z worked for 100 hours on the job number HT200. You are required to calculate earnings per day, overall earnings per day, effective wage rate per hour of Mr. Z, and wages to be charged to job number HT200. राइट. अब इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है इस क्वेश्चन की इंटरप्रिटेशन. एक एक लाइन की इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग किस तरह से इसको करते हो. और इस क्वेश्चन में एक थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, वो मैं बताऊंगा कहां पर है एम्बिग्यूटी. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर, सोल्यूशन पे स्टार्ट करते हैं. पहले तो उन्होंने कहा नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हैं एक महीने में. ठीक, कितना सर, 8 घंटे एक दिन का काम माइनस 0.5 आवर्स जो लंच ब्रेक का था हमारे पास. ठीक है, ये तो हुआ कब का, ये मेरे पास हुआ एक दिन का. और एक महीने में हम लोग कितने दिन काम कर रहे हैं, एक महीने में हम लोग कर रहे हैं सर 26 डेज काम. राइट, एक दिन में हम लोग 26 डेज जो है वो काम करते हैं. तो टोटल 195 आवर्स की हमारी जो नॉर्मल वर्किंग है इन अ मंथ. क्लियर है, कोई डाउट. उसके बाद उसने कहा सर आवर्स वर्कड बाय मिस्टर जेड. मिस्टर जेड ने कितने घंटे काम किया. ठीक है सर, ये भी देख लेते हैं. अब मिस्टर जेड का काम देखने के लिए आ जाओ, थोड़ा सा हम लोग एक फ्लो चार्ट बनाते हैं सर. मिस्टर जेड टोटल अवेलेबल घंटे कितने हैं, 26 घंटे, 26 आवर्स. ठीक है, अब मिस्टर जेड ने क्या किया सर जी, मिस्टर जेड ने टोटल कितने घंटे, 23 डेज, सॉरी 26 डेज की बात करेंगे, नॉट आवर्स. उसने टोटल 23 डेज काम किया. ठीक है, इन 23 डेज में से मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूंगा. क्या सर 21 दिन जो थे, सॉरी 21 दिन बाद में लेंगे हम लोग, सबसे पहले लेंगे सर 2 दिन. 2 डेज ऐसे थे जो कि थे सर हॉलिडे एंड संडे के. ठीक है जी, इस पे उसे स्पेशल रेट मिलेगा. ठीक है ना, इस पे जो बेसिक वेजेस उसकी मिलेंगी उसको 2000 रुपए के हिसाब से मिलेंगी. राइट, 2000 पर डे. उसके बाद आया सर, इसका मतलब है 23 में से मैंने 2 दिन तो निकाल दिए, बाकी बचे कितने, 21 डेज. बाकी मेरे पास बचे अब कितने, 21 डेज. अब ये नॉर्मल वर्किंग डेज हो गए, नॉर्मल वर्किंग डेज. ठीक है जी. अब इसके अलावा इसके ऊपर इसे जो बेसिक वेजेस है वो कितने मिलेंगी, 1000 पर डे की. अब उसने क्या किया, उसने कैजुअल लीव भी ली थी. कितने दिन की, जो उसकी कैजुअल लीव थी, ये मेरे पास आ गया हॉलिडे एंड संडे. यहां पर 3 दिन की, 3 डेज कैजुअल लीव. ठीक है, तो ये कैजुअल लीव पे भी आपने पेमेंट तो करनी है. उसने लिखा है सर 1000 पर डे के हिसाब से. तो ये एक ब्रॉडली मैंने इसको डिवाइड किया कि मिस्टर जेड ने काम किस किस तरह से किया. 21 दिन जो नॉर्मल वर्किंग थे, 2 दिन उन्होंने हॉलिडे एंड संडे के काम किए और 3 दिन उन्होंने कैजुअल लीव ली थी. चलो सर, अब आते हैं इस पे. उन्होंने कहा नंबर ऑफ नॉर्मल डेज वर्कड 21 डेज इंटू 7.5 आवर्स. 21 दिन उन्होंने 7.5 घंटे का काम तो किया ही किया. 7.5 घंटे क्यों लिया, 8 घंटे माइनस आधा घंटा किसका, लंच ब्रेक का. ठीक है, अब उसमें से उसने कहा ओवर टाइम भी किया उन्होंने. ये तो नॉर्मल आवर्स हो गए, 157.5 इज द नॉर्मल आवर्स, जितने घंटे रूटीन में होते थे. उसके अलावा उसने कहा ओवर टाइम भी किया. अब ओवर टाइम कैसे निकाला, अब यहां पर एक एम्बिग्यूटी आएगी, ध्यान से सुनना. क्या उसने कहा सर 5th और 13th ऑफ अगस्त को, 5th और 13th ऑफ अगस्त को उन्होंने 10 घंटे काम किया. यहां पर उसने 9 घंटे काम किया. अब मुझे सबसे पहले तो ये बताओ, इज ही एलिजिबल फॉर ओवर टाइम. ओवर टाइम की एलिजिबिलिटी के ऊपर अगर मैं बात करूं तो सर जो 10 घंटे हैं वहां तो डायरेक्टली एलिजिबिलिटी बनती है, वहां तो डायरेक्टली एलिजिबिलिटी बनती है सर. ठीक है ना, इसमें से एलिजिबिलिटी बनती है. अब 9 आवर्स की बात करें, अगर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो क्वेश्चन क्या बोलता है, वो कहता है इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स. लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, उसने इसको भी ओवर टाइम में माना है.
ठीक। अदरवाइज एलिजिबिलिटी नहीं बनती है सर। अगर 9 घंटे काम कर रहा है तो, क्योंकि ओवर टाइम के बारे में उन्होंने कहा इफ कि उसको ट्वाइस द आर्ली रेट देंगे इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे, अदरवाइज नो ओवर टाइम अलाउंस, राइट। इफ ही वर्क्स फॉर मोर देन 9 आवर्स अ डे देन ओवर टाइम इज कंसिडर्ड आफ्टर द 8th आवर। लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि अगर 9 घंटे भी काम किया, क्योंकि स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दे रखा है, तो उन्होंने उसको भी कंसीडर किया सर कि 8 घंटे नॉर्मल थे, उसके ऊपर उसने काम किया तो दैट इज कंसीडर्ड एज ओवर टाइम, राइट। तो ये एक छोटी सी कॉन्ट्रडिक्शन है इस क्वेश्चन में। तो हो सकता है कि एग्जाम में आप इसकी इंटरप्रिटेशन करो कि सर जो 9 घंटे काम किया तो ही इज नॉट एलिजिबल फॉर ओवर टाइम अलाउंस। इवन दैट इंटरप्रिटेशन कैन बी वर्कड आउट, right? I do not miss out on this thing. ये इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा है कि 9 घंटे से ज्यादा करेगा तभी हम उससे वो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, ठीक है। तो यहां पर एक एम्बिग्युइटी है। उन्होंने यहां पर कहा कि ये भी एलिजिबल है, लेकिन आवर्स कितने हुए, कितने कितने आवर्स हुए सर? यहां से 10 आवर्स माइनस 0.5, 9.5, क्योंकि आधा घंटा लंच ब्रेक का था, और यहां पर 9 आवर्स माइनस 0.5 इज इक्वल टू 8.5, ठीक है। यहां से मुझे ये बताओ ओवर टाइम आवर्स कितने हुए। अगर मैं ओवर टाइम की बात करूं अकेले ओवर टाइम की, तो 9.5 माइनस 8, क्योंकि 8th आवर से लेना है तो 1.5, और दूसरी तरफ 8.5 माइनस 8 इज इक्वल टू 0.5, तो टोटल 2, ठीक है। टोटल इज 2 आवर्स ऑफ ओवर टाइम। क्लियर है? चलो सर, तो उन्होंने क्या कहा, ओवर टाइम कितना किया, 9.5 आवर्स प्लस 8.5 आवर्स, उन्होंने वो भी जोड़ लिए सर, ठीक है। टोटल उन्होंने लिया 18 आवर्स, प्लस हॉलीडे और संडे को कितना कितना काम किया, 5 आवर्स एंड 6 आवर्स, तो 11 आवर्स का टोटल 186.50 आवर्स उसने बना दिए। कि नॉर्मल वैसे कितना होता है 195, और मिस्टर जेड ने जो काम किया वो किया 186.5 इंक्लूडिंग द ओवर टाइम एंड हॉलीडे एंड संडे। अब सर यहां पर एक चीज और ध्यान से सुनना, एक और यहां पर लक्यूना है सर। वो क्या, जब मिस्टर जेड की बात की तो हमने कहा कि सर उसने टोटल 23 दिन काम किया। बिल्कुल किया सर, 23 दिन काम किया, बहुत बढ़िया सर। उसके बाद उसमें से 2 दिन तो थे हॉलीडे और संडे के, मान लिया सर, वो तो ये निकल गए सर 5 आवर्स एंड 6 आवर्स। बाकी के कितने दिन बचे, 21 डेज बचे। उन 21 डेज में से, अब ये जो 21 डेज है, अब इसकी कहानी सुनो। ये जो 21 डेज हैं, इसमें से मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। 2 दिन ऐसे थे जहां पर उन्होंने ओवर टाइम किया, ठीक है, और 19 दिन ऐसे थे जहां पर उन्होंने नॉर्मल काम किया, नॉर्मल वर्किंग आवर्स। मानते हो? अब ये जो 2 दिन थे इसमें ओवर टाइम जो कितने घंटे लगाए थे, 9.5 प्लस 8.5, ठीक है ना, 10 माइनस 0.5 एंड 9 माइनस 0.5 जो लंच ब्रेक का था। और नॉर्मल वर्किंग आवर्स कितने हुए, 19 इंटू 7.5। अब ध्यान से देखो इंस्टीट्यूट ने क्या किया। उसने क्या किया, उसने कहा 21 दिन में 7.5 घंटे तो लगाए, मान लिया सर लगाए 7.5 घंटे। उसके बाद जो ओवर टाइम था वो 2 दिन उसने पूरे पूरे काउंट किए, जबकि इसका जो नॉर्मल टाइम है वो इन 21 दिन में इंक्लूड हो चुका है सर। तो यहां पर क्या होना चाहिए था, या तो यहां पर आप इसको करो 19 मल्टीप्लाइड बाय 7.5। उसने डबल काउंटिंग की है। ये जो ओवर टाइम आवर्स के, ये एक दिन, ये जो 2 दिन कैलकुलेट किए ओवर टाइम के, वो इन 21 दिन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो आपने उसका नॉर्मल आवर्स भी ले लिया, आपने उसके ओवर टाइम में नॉर्मल प्लस ओवर टाइम दोनों ले लिए, तो हुई या नहीं डबल काउंटिंग? या तो यहां पर 19 इंटू 7.5 लो, या फिर यहां पर सिर्फ, यहां पर कितना लो, यहां पर 1.5 एंड 0.5 लो, दैट इज 2 आवर्स लो। सिर्फ ओवर टाइम जो है वो कंसिडर करो। तो यहां पर मेरे हिसाब से गलती है, क्योंकि वो 21 दिन का पहले नॉर्मल भी ले लिया,
उसके बाद ओवर टाइम में उसका नॉर्मल भी ले लिया और ओवर टाइम भी ले लिया, तो डबल काउंटिंग की है सर वहां पर, राइट। सो यहां पर जो है मेरे हिसाब से यहां पर 2 आवर्स होना चाहिए। तो टोटल आवर्स कितने बनेंगे, 157.5 प्लस 2 प्लस 11, दैट इज 170.5 आवर्स, 170.5 आवर्स। अब यहां पर इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटीज रखी हैं, ऑल्दो द क्वेश्चन इज वेरी ब्यूटिफुली फ्रेम्ड, बट कहीं ना कहीं लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं उसकी इंटरप्रिटेशन में गलती हुई है। जब ओवर टाइम की बात कर रहे हैं तो सर आप पूरे घंटे क्यों ले रहे हो, आपने नॉर्मल आवर्स यहां भी ले लिए, फर्स्ट इक्वेशन में भी ले लिए, सेकंड में भी, तो आपने जो नॉर्मल आवर्स थे वो तो 2 बार काउंट कर दिए ना, उसके जो 5th और 13th ऑफ अगस्त थे उसको डबल काउंटिंग कर दिया उन्होंने यहां पर सिर्फ ओवर टाइम नहीं लिया, जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ ओवर टाइम आना चाहिए, दैट इज 2 आवर्स। तो मेरे हिसाब से जो इफेक्टिव आवर्स आने चाहिए दैट इज 170.5, ठीक है। और दूसरी इंटरप्रिटेशन, मैंने 2 चीजें इस क्वेश्चन में एम्बिग्यूटीज बता दी आपको, वो ये वाली है कि 9 आवर्स से ज्यादा पे लेना था, जबकि उन्होंने 9 आवर्स पे भी कंसीडर किया है ओवर टाइम, ठीक। तो इसका हो सकता है कोई रेक्टिफिकेशन इशू कर दे इंस्टीट्यूट, बट मेरे हिसाब से यहां पर गलती है सर, ठीक है। दोनों ही चीजों में इंटरप्रिटेशन जो है दैट इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। यहां पर तो 100% गलती है सर, ओवर टाइम आपने नॉर्मल आवर्स 2 बार काउंट किए हैं। चलो सर, ठीक। तो हमारे हिसाब से जो आवर्स बनते हैं दैट इज 170.5 आवर्स। अब उसने क्या पूछा था, उसने कहा था सर अर्निंग्स पर डे निकाल दो। सिंपल, अर्निंग्स पर डे में कुछ नहीं है, बेसिक सैलरी दे रखी है 1000 इंटू 26 डेज की, 26,000 डीए दे रखा है 20%, तो टोटल आ गया सर हाउस रेंट 16% ऑफ बेसिक सैलरी। यहां पे गलती मत करना, ये 16% किसका निकाला है, 16% ऑफ 26,000 है सर। कैलकुलेट करके देख लो कि यहां पर भी कहीं कोई गलती तो नहीं है, नहीं सर बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन इज 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए। अब यहां पर गलती के चांसेस बहुत रहते हैं कि कहां पर सिर्फ बेसिक करना है, कहां पर बेसिक प्लस डीए करना है। तो जो क्वेश्चन कहेगा उसको ध्यान से मार्क कर लेना कि किस किस में बेसिक करना है, किस में बेसिक प्लस डीए करना है, क्योंकि एग्जाम में गलती के चांसेस पूरे रहते हैं यहां पे, ठीक। उसके बाद इंप्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड दे रखा है हमें, सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल आ गया नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितने 26, तो पर डे का रेट आ गया मेरे पास 1588, राइट। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस को मिस नहीं करना, उसने कहा था 50 एक्चुअल जितने दिन काम किया 50 का वो पर डे ही दे रखा था। अब कुछ बच्चे यहां पे क्या कर सकते हैं सर, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को यहां लिख सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस कितना 50 इंटू 26 कर सकते हो बेटा, वहां भी गलती नहीं होगी। अगर इसको 50 इंटू 26 करके बाद में फिर से 26 से डिवाइड ही करना सर, एक ही बात है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा पर डे दे ही रखा था, तो इसको छोड़कर बाकी जितने अलाउंसेस और बेसिक सैलरी थी उसको पर डे में कन्वर्ट किया, प्लस ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऐड किया, तो टोटल निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं है, अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस ऊपर भी ले लोगे, टोटल कैलकुलेट करके बाद में डिवाइड करोगे तब भी कोई गलत नहीं करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। आगे अब उसने कहा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव वेज रेट पर आवर ऑफ मिस्टर जेड, ठीक। चलो सर, बेसिक सैलरी तो देनी थी हमें। अब यहां पर मैं फिर से थोड़ा सा वेरी करूंगा, जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, इंस्टीट्यूट ने गलत नहीं किया, मैं यहां पर ये नहीं कह रहा इंस्टीट्यूट गलत कर रहा है, मैं थोड़ा सा इसकी प्रेजेंटेशन वेरी करूंगा। क्या, सिर्फ बेसिक सैलरी और एडिशनल बेसिक सैलरी की। उसने कहा, पहले बताता हूं इंस्टीट्यूट ने क्या किया, उसने कहा बेसिक सैलरी उसको पूरे दिन की दे दी सर, ठीक है। फिर उसने कहा एडिशनल बेसिक सैलरी फॉर संडे एंड हॉलीडे 1000 इंटू 2 डेज 2000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए उसने। मैं इसकी इंटरप्रिटेशन अब दूसरे वे में करता हूं। ये चार्ट ये देखा था हमने, इसमें बताओ नॉर्मल वर्किंग डेज कितने थे, 21 दिन प्लस 3 दिन की कैजुअल लीव थी, ठीक है। तो जो बेसिक सैलरी मिलनी है उसे 21 प्लस 3 डेज 24 डेज की दूंगा या नहीं दूंगा, एट द रेट ऑफ 1000, बताओ इसमें कोई डाउट है। 21 दिन तो उसने काम किया प्लस 3 दिन की कैजुअल लीव थी, कैजुअल लीव के लिए भी मुझे पेमेंट करनी थी एट द रेट ऑफ 1000, ठीक। तो मैं यहां पर बेसिक पे कितनी लूंगा, मैं लूंगा सर यहां पर 1000 इंटू 24, ठीक। मैं यहां पे लिखता हूं 24,000। किसी को कोई डाउट, ठीक है।
अब उसने जो छुट्टी वाले दिन काम किया था, जो हॉलीडेज पे काम किया था, कितने दिन थे? 2 दिन थे। 2 दिन का उसे रेट कितना मिलना था? 2000। तो मैं यहां पर लिखूंगा ₹2000 इंटू 2 days, मैं यहां पे लूंगा 4000। ठीक है, तो टोटल ये कितना था? 28,000 था। टोटल ये कितना हुआ? 28,000 हुआ। यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है, यहां पर कंफ्यूजन कोई नहीं होगा सर। ठीक है, तो आप लोग इसको 24 और 4 भी ले सकते हो अगर किसी को ऐसे समझ में आता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो बेसिक में सारा कंपेयर कर लिया, उसके बाद 2 दिन थे, उसको 2 दिन के हिसाब से नॉर्मल रेट 1000 रुपए और एक्स्ट्रा दे दिए। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाएं तो दिस इज द बेस्ट वे टू डू इट, कि 21 डेज काम किया जिसको 1000 रुपए के हिसाब से देना था, प्लस 3 दिन की कैजुअल लीव थी, तो 24 डेज इंटू 1000, और 2 दिन जो संडे और हॉलीडे थे उसमें हमने डबल रेट देना है, बेसिक का डबल रेट देना है, दैट इज 2000 रुपीज देने हैं। तो 2000 इंटू 2 4000 रुपीज, टोटल इज 28,000। डीएनएस अलाउंस इज 28%, तो 28% 28,000 का कितना सर? 20%, सॉरी 20%, 5600 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टोटल कितना हुआ? 33,600। अब आया सर एचआरए। एचआरए में पूरा पूरा चांस है सर, 100% चांस है कि आप लोग गलती करोगे। क्यों गलती करोगे? यहां पर उन्होंने लिखा 16% ऑफ द बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कौन सी है मुझे ये बताओ। हम लोग क्या करेंगे सर, हम लोग होशियारी मारेंगे। बेसिक सैलरी कौन सी? बेसिक सैलरी सर ये वाली बेसिक सैलरी लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व, राइट। जबकि क्या आएगा सर? 16% ऑफ 24,000 प्लस 4,000। क्यों? मैं वापस क्वेश्चन पे लेके आता हूं आप लोगों को। क्वेश्चन में उसने क्या कहा था? ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ो। उसने कहा था डबल द पर डे रेट, समझ में आया। हॉलीडे एंड संडे इज एलिजिबल फॉर ऑल अलाउंसेस एंड स्टैट्यूटरी डिडक्शंस, राइट। तो मतलब क्या था कि यहां पर जो भी बेसिक वेजेस दोगे उसको बेसिक वेजेस में ऐड करना है बिफोर प्रोवाइडिंग फॉर एनी अलाउंसेस। क्वेश्चन क्लियरली स्पेसिफाइज, और यहां पर 101% आई गारंटी कि आप लोग गलती करोगे एग्जाम में अगर बिना समझे आ जाए ये क्वेश्चन, राइट। क्योंकि हम इस लाइन को इग्नोर करेंगे सर, हमें तो समझ में नहीं आया ये क्यों दे रखा था, और दिमाग में एक बार ये भी आता है कि हो सकता है इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूज करने के लिए दिया हो, कुछ नहीं पता सर। समझ में है? वो इसलिए दिया था कि यहां पर गलती नहीं करनी। ठीक है, तो ये 28,000 का 16% हम लोग करेंगे, तो ये आपके पास 4480 आएगा सर। चेक कर लेते हैं एक बार। 16% एब्सोल्युटली करेक्ट। ट्रांसपोर्ट अलाउंस ₹50 इंटू नंबर ऑफ डेज एक्चुअली वर्कड। कितने दिन काम किया था मिस्टर जेड ने? मिस्टर जेड ने सर 23 दिन काम किया था, 23 डेज, तो 1150। ओवर टाइम अलाउंस, अब ओवर टाइम अलाउंस की बात आई। अब ओवर टाइम कैसे देना है? वापस क्वेश्चन पे लेके आता हूं सर। ओवर टाइम देना है सर हमें, ये वाला पार्ट, ई पार्ट। ओवर टाइम हमें किस तरह से देना है? वो कहता है ट्वाइस द आर्ली रेट। आर्ली रेट मैंने क्या कहा था कैसे होगा? पर डे बेसिक प्लस डीए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स इन अ डे। अब बेसिक कितना है मेरा? बेसिक कितना है? 1000 रुपए। डीए कितना है सर मेरा? इसका 20% 200 रुपए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आवर्स, एक दिन के घंटे कितने हैं? 8 आवर्स माइनस 0.5, so this comes to 1200 divided by 7.5। तो सर ये कितना हुआ? 7.5, this comes to 160 rupees। this is your hourly rate, hourly rate। अब इसका डबल देना है हमें, मतलब 160 मल्टीप्लाइड बाय 2, 320 रुपीज हमें देने हैं फॉर द ओवर टाइम। क्लियर हुआ? चलो सर देखते हैं। यहां पे उसने कैलकुलेशन कर दी है, इसको एज अ वर्किंग नोट आप लोग शो कर सकते हो, राइट। तो ओवर टाइम कैसे दिया? ₹160 इंटू 2, समझ में आया, इंटू 2 आवर्स। 2 आवर्स कैसे थे? ओवर टाइम के 2 घंटे निकाले थे, 1.5 प्लस 0.5, 2 घंटे निकाले थे वहां पे, तो वो 2 घंटे हमने ले लिए। उसके बाद एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन सर सिंपल है, 12% ऑफ 33,600 विच इंक्लूड्स दिस बेसिक वेजेस ऑल्सो। ठीक।
एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू पेंशन फंड 7% है, टोटल मंथली वेजेस आ गई, और एक मंथ में काम कितने घंटे काम किया मिस्टर जेड ने, जिसके ऊपर हम लोगों ने बहुत ही लंबी डिस्कशन की है, जो पॉइंट नंबर 2 था। इंस्टीट्यूट के हिसाब से 186.5 है, हमारे हिसाब से 170.5 है, तो मैं इसको 170.5 से भी करूंगा, तो मेरे हिसाब से जो इफेक्टिव वेज रेट पर आवर आता है 46,254 डिवाइडेड बाय 170.5, दिस कम्स टू 271.28। चलो मैं इसको राउंड कर देता हूं, 271 कर देते हैं सर, 271। क्लियर? अगर हम लोग उसको 2 घंटे ये इस कैलकुलेशन को ध्यान से करें। क्लियर है? कोई डाउट? चलो सर, उसके बाद ये हो गया हमारा दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट उसने कहा था कि सर जॉब HT 200 पे उसने 100 घंटे लगाए थे, उसका बताओ 100 घंटे, 1 घंटे का रेट कितना, 248 इंस्टीट्यूट के हिसाब से। हमारे हिसाब से क्या होगा सर, 271 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो यहां पर आएगा ₹27,100। दिस इज अकॉर्डिंग टू अस। क्लियर है? तो देख रहे हो क्वेश्चन कितना जबरदस्त था, आधा घंटा हमें सिर्फ इस क्वेश्चन पे लगाया है। इसीलिए लगाया क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसमें कुछ ऐसी चीजें थी जहां पर एम्बिग्विटीज थी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग, तो क्लियर करना जरूरी था सर एम्बिग्विटी कहाँ थी। ये जो पॉइंट था बस यहाँ पर ही सबसे ज्यादा एम्बिग्विटी थी, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। कहाँ पर गलती के चांसेस है वो मैंने बता दिया आप लोगों को। एक ये पॉइंट है जहां पर गलती के पूरे चांस है, और एक ये है जो इसकी बेटर प्रेजेंटेशन है। फिगर्स इंस्टीट्यूट की सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन, द इंटरप्रिटेशन, राइट, तो वो जो हमने किया है 24,000 प्लस 4,000, दैट इज द एब्सोल्युटली परफेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब यहां से कैसे पता चलेगा सर, क्वेश्चन कह रहा है 2000 के हिसाब से देना है, आप दे रहे हो 1000 इंटू 2 डेज, सर ये कैसे? ठीक है ना, अब किसी को क्लैरिटी होना मुश्किल है अगर डायरेक्टली इसको करोगे तो। समझ में आया? हाउस रेंट अलाउंस ध्यान से करना, उस लाइन का मीनिंग था, जो लाइन वहां पर दी गई थी क्वेश्चन में, कि जो संडे और हॉलीडेज के लिए पेमेंट करेंगे हम लोग डबल द बेसिक रेट पर डे रेट, तो उसका जो डबल पे करेंगे दैट इज एलिजिबल फॉर ऑल द अलाउंसेस, मतलब कि वो जो हमारी बिल्कुल बेसिक सैलरी है उसमें ऐड हो जाएगा, वो उसके ऊपर परसेंटेज लगाएंगे हम लोग, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन ऑन लेबर कॉस्टिंग। ये क्वेश्चन को मेरी रिकमेंडेशन ये है कि सर एग्जाम से पहले एक बार इस क्वेश्चन को दोबारा जरूर करके जाना। अभी कर लिया बहुत अच्छी बात है, एक बार हो गया, लेकिन एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ के एक बार दोबारा फिर से करके जाना है, राइट, क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट ने तंग करना हुआ तो ऐसे का क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है वहां पर। ठीक है जी, तो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट इज मोस्ट प्रोबेबली ओवरहेड कॉस्टिंग जो इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, और ओवरहेड कॉस्टिंग का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, राइट। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर दिस, थैंक यू सो मच।